हाँ जी। गुड इवनिंग। तो दो चीज़ें हैं जी। एक, आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि जो नोट्स हमने बनाने हैं वो सारे लूज ए फोर शीट्स में बनाने हैं। ठीक है। तो नीडली लूज ए फोर शीट्स का प्रयोग कीजिएगा और उन्हीं में अपने नोट्स बनाइएगा। पहली बात तो। दूसरी बात बेटा ये है, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट ये रहेगा कि जैसा कल भी मैंने आपको समझाया था कि इस महीने तबीयत खराब होने के कारण से शाम की क्लास रखी है। अगले महीने से हम लोग सुबह की क्लास रखेंगे पॉल साइंस की। टाइम टेबल आप लोगों को कल ही दे दिया था मैंने कि किस प्रकार से कौन से मंथ में क्या कवर होगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि या तो अगर आप क्लासों को लाइव लगाना चाहते हैं किसी भी महीने, तो लाइव ही लगाइएगा। और अगर लाइव नहीं लगा रहे हैं तो उसको रिकॉर्डेड ही देखिएगा, मिक्स एंड मैच मत कीजिएगा, उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। तो एक पैटर्न आप फिक्स कर लो, आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है क्या चल रही है वो आप जानते हो बेटर। टाइम रहता है, अब जैसे इस महीने का शेड्यूल आपको पता है, कोई उसमें बदलाव होना नहीं है। तो अगर आप इस महीने अलाइंड हो तो लाइव लगा लो, नहीं हो तो उसको फिर रिकॉर्डेड में ही पूरा देखो, ताकि आपके ऊपर एक ही पैटर्न के हिसाब से प्रिपरेशन चले। ठीक है जी, सबके साथ ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है बेटा कि यदि अगर आप लाइव लगा रहे हो तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि लाइव क्लास में अपने वीडियोस को ऑन रखो, ताकि आपकी शक्ल को देखकर कम से कम मैं समझ पाऊँ कि आप चीज़ों को प्रोसेस कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, और उससे मुझे भी क्लैरिटी मिलती रहे। ठीक है जी। पर जैसा मैंने आपको पहले भी बोला, लूज ए फोर शीट्स रखना टेबल पे सारे, और लूज ए फोर शीट्स पे ही अपन ने सबने नोट्स बनाने हैं। ठीक है। जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जाएंगी ध्यान से चीज़ें समझते जाओ लिखते जाओ, कहीं पर भी आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत इस ऑप्शनल में नहीं आएगी। और जैसा मैंने आपको कल भी बोला, किसी प्रकार की कोई बुक कोई एडिशनल रीडिंग कुछ नहीं करना है आपको। जितना हम क्लास में कर रहे हैं उसको अच्छे से कर लो, अच्छे से कंसोलिडेट कर लो, चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। एक पॉइंट मैं आपको अब इलेबोरेट करके बताना चाहूंगा यहाँ पर, और वो पॉइंट ये है, ताकि स्टार्टिंग में ही अपन लोग इस चीज़ को क्लियर कर लें, ताकि किसी को भी दिक्कत ना आए यार इस चीज़ में। वो ये है कि बेटा, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल जो है, PSIR, लोगों को लगता है कि वो बड़ा डिटेल्ड ऑप्शनल है। डिटेल्ड लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है कि उसका सिलेबस काफ़ी बड़ा है देखने में। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि किसी भी ऑप्शनल में जिसमें सिलेबस ज़्यादा बड़ा होता है ना, वो रिलेटिवली इजी होता है। इजी पता है क्यों होता है? क्योंकि कोई भी बड़ा ऑप्शनल जिसमें सिलेबस, अगर आपने, उन्होंने आपको सिलेबस बहुत ज़्यादा डिटेल्ड तरीके से दिया हुआ है ना, तो आप अगर सिलेबस को प्रॉपरली कवर कर लोगे तो आपका ऑप्शनल पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाता है। इस प्रकार से बड़े सिलेबस वाले ऑप्शनल में कुछ हिडन नहीं होता। हिडन नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल जैसे फिलोसफी है। अगर आप देखो फिलोसफी का सिलेबस रिलेटिवली पॉलिटिकल साइंस के मुताबिक बड़ा छोटा है। आप देखोगे इस चीज को तो आपको बड़ा इंटाइसिंग लगेगा, फिलोसफी ले लेते हैं। बट ये है कि भैया वहां पर हिडन चीजें बहुत हैं, क्वेश्चंस ऐसे हिडन लेयर्स में से आते हैं जो कि आप समझ ही नहीं पाओगे, प्रिपेयर ही नहीं कर पाओगे, यहाँ पर वो प्रॉब्लम नहीं आती। दूसरी चीज ये है, ओवर एंड अबव दिस, कि PSIR में, मैं भी बोल चुका हूँ, ये थोड़ा सा स्कॉलर हैवी ऑप्शनल है। स्कॉलर हैवी का मतलब ये है कि यहाँ पर चीजों के स्कॉलर्स होते हैं, स्कॉलर्स के असेसमेंट्स होते हैं। ठीक है। तो हमें ये असेसमेंट्स जो हैं इनको मेमोराइज करना है। अब हम कोई भी चीज़ कोई भी टॉपिक हम पढ़ रहे होंगे, उनमें मैं आपको रेगुलर बेसिस पे स्कॉलर्स कराता रहूंगा, लेकिन मेरा आपसे क्या रिक्वेस्ट रहेगा वो ये रहेगा कि जैसे ही क्लास खत्म होती है, आप नेक्स्ट क्लास से पहले दो काम करोगे। क्या काम करोगे जी? पहला काम ये करोगे कि नोट्स को आप प्रॉपरली रिवाइज करोगे, जो भी आपने क्लास में पढ़े। और दूसरा, नोट्स को एक बार दो बार रिवाइज करने के बाद उस दिन के नोट्स में जितने भी स्कॉलर्स हैं, आप उनका एक सेपरेट शीट पे टेबल बनाओगे। जैसे कि आज हमने स्टार्ट करना है वेस्टर्न पॉल थॉट। अब वेस्टर्न पॉल थॉट हम स्टार्ट करेंगे प्लेटो से। प्लेटो से शुरू होगा तो प्लेटो में होंगे बहुत सारे स्कॉलर, तो आपने एक शीट बना लेनी है। शीट पे लिख देना है वेस्टर्न पॉल थॉट, उसकी हेडिंग दे देनी है प्लेटो। अब प्लेटो में जितने भी टॉपिक सब टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं, जितने भी उसमें स्कॉलर्स होंगे, जो हम वैसे क्रोनोलॉजिकली फ्लो में टॉपिक के वाइज पढ़ेंगे, लेकिन आपको क्या करना है कि इन स्कॉलर्स को एक अलग शीट पे लिखना है, रेगुलर बेसिस पे, एक दिन भी ये काम मिस नहीं करना। आप समझ रहे हो मेरे पॉइंट को? इसमें स्कॉलर्स में हमें क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ। हमें लिखना है स्कॉलर का नेम,
यहाँ पे उसका नाम लिखोगे शीट पे, और यहाँ पर वन लाइन में आप उसका ओपिनियन लिखोगे, वन लाइन। अब जब हम स्कॉलर पढ़ेंगे, हम स्कॉलर को काफी डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई स्कॉलर ने ये बात बोली, वो बात बोली, ऐसे बोला वैसे बोला। आप उसको अपने लैंग्वेज में लिखते भी रहोगे। लेकिन आपको यहाँ पर ये इंश्योर करना है कि जब आप उसका नोट्स को रिवाइज करो नेक्स्ट क्लास से पहले, तो यहाँ पर उसको वन लाइन में उसकी ओपिनियन को आपके लिख के रखना है। ये लिख के रखने से क्या होगा कि हमारे पास हर स्कॉलर का, जैसे प्लेटो एक है, एरिस्टोटल एक है, मैकियावेली, जितने भी ये थिंकर्स हैं सिलेबस में, जितने भी टॉपिक्स हैं सिलेबस में, सबके स्कॉलर्स की शीट्स तैयार हो जाएंगी। और जब सबके स्कॉलर्स की शीट्स तैयार हो जाएंगी, इनको आप रिपीटेडली रिवाइज करोगे, ये दिमाग में बैठेंगी, और जब ये बैठेंगी तब आपके आंसर अच्छे होंगे। अगर ये दिमाग में नहीं रहेंगे तो आंसर भी अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि आंसर में सारा गेम है स्कॉलर का। अगर स्कॉलर नहीं रहा तो ये भी मुश्किल करेगा आप। ये चीज क्लियर हो गई थी सबको? इस तरीके से कर लेना, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ये चीज आपसे सिर्फ एक काम मांगती है बेटा, वो है डिसिप्लिन। कि बस नेक्स्ट क्लास से पहले आपको जो है ये काम करके बैठना है। तो ये डिसिप्लिन बहुत क्रूशल है, इस चीज को आज से ही डाल लो अपनी प्रिपरेशन में। बिल्कुल किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है जी। ये क्लियर हो गया जी सबको? तो ये आराम से इतना मैनेज कर लो। मैं आपको इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ यार, जो कंटेंट आपको मैं देने जा रहा हूँ इस पूरे ऑप्शनल में अगले कुछ महीनों में, मुझे इतना पता है 320 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। आपने इस कंटेंट को और अच्छे से मेमोराइज कर लिया, और अच्छे से आपने इनको आंसर्स में लिख लिया, यही 320 नंबर आपको 350 नंबर भी दिलवा सकता है। अब ये 320 से 30 नंबर के ऊपर की जर्नी आपके हाथ में है। 320 तक की जर्नी तो मेरे हाथ में। पर अगर आपको 20 से ये 50 तक जाना है, तो ये आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, जिसमें आपको ये वाला डिसिप्लिन का काम, स्कॉलर्स की 119 की मेमोराइजेशन, फिर जब आंसर राइटिंग करेंगे तो वहां पर ईमानदारी से आंसर राइटिंग करना। ये सब चीजों में अगर आपने डिसिप्लिन बरता तो आपको कोई 350 से नीचे लाने की ताकत रोक नहीं सकती। 320 से नीचे कतई नहीं आएंगे, ये तो मैं इंश्योर कर सकता हूँ आपको। ठीक है जी। तो इतना हम करते हैं जी, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस गेट फॉरवर्ड। अब हम स्टार्ट करेंगे जी वेस्टर्न पॉल थॉट से। मैंने कल भी बताया था, फिर आज बोल रहा हूँ कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट इसलिए मैटर करता है क्योंकि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पूरे पॉलिटिकल साइंस का सोल है। क्योंकि जिसने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को अच्छे से कर लिया बेटा, वो पूरे पॉलिटिकल साइंस को समझ सकता है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन हर जगह पे है। ठीक है, पहली बात तो। अब वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में हमारे यूपीएससी के सिलेबस में उन्होंने सबसे पहला थिंकर जो लिख के दिया है, जिससे हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, वो है प्लेटो। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये है कि भाई प्लेटो जो है यहाँ पर, अगर हम बात करें तो वो एक एंशंट ग्रीक थिंकर है। अब दो चीजें याद रखो बेटा, कोई भी जो थिंकर होता है, वो थिंकर बेसिकली एक टाइम एंड स्पेस में बात करता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी थिंकर जो है, वो अगर कोई थ्योरी दे रहा है, वो अगर कोई कॉन्सेप्ट दे रहा है, तो उसका कॉन्सेप्ट और थ्योरी हमेशा किसी ना किसी टाइम एंड स्पेस में दिया जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी थिंकर हवा में बातें नहीं करता, मन की बात नहीं करता। कोई भी थिंकर जो है वो काम की बात करता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जहां पर भी वो रहते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि प्लेटो जो है, वो भी एक ऐसा थिंकर था जिसने कुछ अपने टाइम पर कुछ इवेंट्स को विजुअलाइज किया। उसने क्या किया, कुछ इवेंट्स को विजुअलाइज किया। ठीक है। अब दूसरी चीज को समझो, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं। कोई भी थिंकर कोई भी थ्योरी अगर देगा ना बेटा, तो वो थ्योरी होगी किसी ना किसी इवेंट का एक रिएक्शन। कोई ना कोई इवेंट का रिएक्शन होगा। तो कोई भी थिंकर ऐसा नहीं है कि हवा में बातें करता है। हम प्लेटो को भी, अभी आप देखोगे कि प्लेटो ने जितनी बातें करी, उसने कुछ ना कुछ इवेंट्स को लेकर ही बात करी। अब वो इवेंट्स उसके सामने कैसे आए, क्यों आए, उन इवेंट्स के बेसिस पे प्लेटो ने एक रिएक्शन दिया। तो उस रिएक्शन को समझने की आवश्यकता है। दूसरी चीज, अब हम जब प्लेटो की बात करते हैं तो यहां पर एक चीज याद रखना कि यहां पर स्कॉलरली लेवल पर आपको एक डिवाइड मिलेगा। स्कॉलरली डिवाइड में आपको प्लेटो का बता रहा हूं, वो ये है कि यहां पर एक स्कॉलर जिसकी हम रिपीटेड चर्चा करेंगे, उसका नाम है जूलिया अनस। और एक स्कॉलर आएगा जूलिया अनस के साथ साथ, जिसका नाम है कार्ल पॉपर।
ठीक है, ये दो स्कॉलर्स आएंगे अभी प्लेटो में, और ये रिपीटेड एक आर्क के तहत चलते रहेंगे। अब यहां पर ये चीज याद रखना कि जूलिया अनस जो है, उसका थॉट प्रोसेस ये है कि वो बेसिकली प्लेटो को डिफेंड करेगी हमेशा, यानी कि प्लेटो की हर पॉइंट को सपोर्ट करेगी। तो जूलिया अनस का एक थॉट प्रोसेस जो रहेगा वो प्लेटो को लेके पॉजिटिव रहेगा। लेकिन कार्ल पॉपर जो है वो प्लेटो का एक बहुत बड़ा क्रिटिक है। क्रिटिक है। अच्छा, कार्ल पॉपर क्या करेगा कि प्लेटो के हर एक पॉइंट को वो क्रिटिसाइज करेगा, और क्रिटिसाइज करके बताएगा कि प्लेटो की बेसिकली शॉर्टकमिंग क्या है। तो ये ब्रॉड एक आपको जो है स्कॉलरली डिवाइड दिमाग में रखना है प्लेटो को लेके, कि जूलिया अनस हमेशा पॉजिटिवली डिफेंड करेगी और कार्ल पॉपर हमेशा क्रिटिक करेगा। इसके बीच में बाकी स्कॉलर्स भी आएंगे। पर अगर हम जूलिया अनस या कार्ल पॉपर की बात करते हैं तो दिमाग में ये चीज एकदम से हिट कर जानी चाहिए कि हम चर्चा क्या कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये एक स्पेक्ट्रम याद रखना। कार्ल पॉपर इज ऑन द एक्सट्रीम स्पेक्ट्रम विच इज ऑन द क्रिटिक पार्ट, वेर एज जूलिया अनस इज ऑन द डिफेंडिंग पार्ट प्लेटो को लेकर। ठीक है, इसी तरीके से हर स्कॉलर का हम देखेंगे, हर थिंकर का देखेंगे, कोई ना कोई ऐसा रहता है। अब बात करते हैं जी प्लेटो की। तो प्लेटो का जन्म जो है वो बेसिकली एथेंस में होता है। ठीक है, एथेंस में उसका जन्म होता है अराउंड 428 427 बीसी के आसपास। जब उसका जन्म होता है तो उस समय बेसिकली क्या हो रहा होता है कि प्लेटो जो है देखता है कि भाई एथेंस एक शहर है और स्पार्टा दूसरा शहर है। एथन वन सिटी जहां पर प्लेटो पैदा हुआ, स्पार्टा एक सिंपल लैंग्वेज में याद रखो अनदर सिटी। तो ये दो शहर होते हैं। अच्छा, प्लेटो का जन्म भी एक ऐसे टाइम पर होता है जब बेसिकली उस समय एथेंस और स्पार्टा के बीच में एक क्लैश चल रहा होता है, एक फाइट चल रही होती है। एक क्लैश और फाइट चल रही होती है। अब ये फाइट कैसी होती है, एक सिंपल लैंग्वेज में देखो कि एथेंस स्पार्टा से लड़ रहा होता है, स्पार्टा एथेंस से लड़ रहा होता है। इन दोनों की लड़ाई को पेलोपोनीशियन वॉर बोला जाता है। पेलोपोनीशियन वॉर बोला जाता है। पेलोपोनीशियन वॉर जो है ये 431 से लेके 404 बीसी तक होती है। पेलोपोनीशियन, पेलोपो, PELOPONESSIAN, पेलोपोनीशियन वॉर। तो पेलोपोनीशियन वॉर बड़ी एक इंपॉर्टेंट वॉर है बेटा। ये किसके बीच में हो रही होती है? एथेंस के बीच में और स्पार्टा के बीच में। एथेंस और स्पार्टा के बीच में ये जो लड़ाई हो रही होती है, इसमें एथेंस वो जगह है जहां पर प्लेटो पैदा होता है। तो प्लेटो इस लड़ाई को देखता है। प्लेटो देखता है कि मेरे सामने एक लड़ाई हो रही है। अब दूसरी बात देखो कि प्लेटो ये भी देखता है कि ये लड़ाई को लीड कर रहा है एथेंस की तरफ से एक व्यक्ति जिसका नाम है पेरिकल्स। तो एथेंस में बेसिकली पेरिकल्स है, एक व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने एथेंस को तैयार करके स्पार्टा से लड़ने के लिए उसको लेकर जाता है। अब दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि एथेंस में प्लेटो ये भी देखता है कि उस समय होती है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में प्लेटो देखता है कि भाई लोग जो हैं वो आके अपने लीडरों को इलेक्ट कर रहे हैं। और जब लोग लीडरों को इलेक्ट कर रहे हैं तो लोग जो हैं वो लीडर्स जो हैं वो आकर बेसिकली पॉलिटी और पॉलिटिक्स को एक सिंपल लैंग्वेज में चला रहे हैं। तो प्लेटो क्या देखता है? अभी मैंने आपको क्या बात बोली थी कि बेटा कोई भी थिंकर किसी भी इवेंट को देखकर एक रिएक्शन देता है। ये पॉइंट हमें हमेशा याद रखना है। अब हमने यहाँ पर क्या देखा? हमने देखा कि भाई एक थिंकर है प्लेटो। उसने क्या इवेंट ऑब्जर्व किया बेटा? उसने इवेंट ऑब्जर्व किया पेलोपोनीशियन वॉर। उस पेलोपोनीशियन वॉर में क्या हुआ? एथेंस और स्पार्टा लड़ रहे थे। इस एथेंस और स्पार्टा की लड़ाई में एथेंस जो था वो एक डेमोक्रेसी था। डेमोक्रेसी किसकी लीडरशिप में था? पेरिकल्स की लीडरशिप में था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ? उसने ये देखा पेलोपोनीशियन वॉर में प्लेटो ने कि भाई स्पार्टा जो है रिलेटिवली स्ट्रोंगर था। उसने देखा कि यार स्पार्टा जो है वो लड़ाई भी बेटर कर रहा है।
एथेंस को डिफीट करता जा रहा है। तो प्लेटो ने क्या देखा, प्लेटो ने सबसे पहले इवेंट में ये देखा कि भाई एथेंस जहां पर वो था, वो एक कमजोर था स्टेट, वो बेसिकली डिफीट हो रहा था एट द हैंड्स ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज स्पार्टा। तो वो कमजोर होने के नाते, डिफीट होने के नाते, उसने ये चीज देखी कि भैया पहली बात तो स्पार्टा हमसे रिलेटिवली बेटर था। अच्छा, दूसरा, दूसरा प्लेटो ने ये भी देखा एक और इवेंट, और वो ये इवेंट देखा कि भाई जिस प्रकार से जब ये पेलोपोनेशियन वॉर खत्म हुई, इस पेलोपोनेशियन वॉर में खत्म होने के बाद एथेंस हो गया डिफीट लड़ाई में। तो प्लेटो ने ये इवेंट ऑब्जर्व किया कि भैया एथेंस तो लड़ाई में भी हार गया। अब जब लड़ाई में हार गया तो उसने यहाँ पर एक और चीज देखी कि प्लेटो ने कहा कि यहाँ पर क्या हुआ कि 404 बीसी में जब ये लड़ाई खत्म हुई, उस समय डेमोक्रेसी जो है उसका भी अंत हो गया। और अंत होते ही वहां पर एक ग्रुप आया जिसका नाम था 30 टायरेंट्स। और ये 30 टायरेंट्स जो हैं, इन्होंने आकर रूल करना चालू कर दिया। तो प्लेटो ने क्या इवेंट देखा सर? पहले उसने ये देखा कि एक डेमोक्रेसी थी। प्लेटो ने देखा कि भाई डेमोक्रेसी के तहत एथेंस स्पार्टा से लड़ रहा था। फिर डेमोक्रेसी के रहते रहते एथेंस हार गया। फिर एथेंस के हारने के बाद डेमोक्रेसी जो है वो रिप्लेस हो गई 30 टायरेंट्स के साथ में। 30 टायरेंट्स का मतलब है कि एक 30 लोगों का ग्रुप आया। ये जो 30 लोगों का ग्रुप था जिसको हम 30 टायरेंट्स बोलते हैं, ये लोग थे बेसिकली बहुत सारे वेल्दी लोग। इनके पास था बहुत सारा पैसा। तो इन्होंने डेमोक्रेसी को बेसिकली हटाकर अपना एक रूल बनाना चालू कर दिया। अब ये जब वेल्दी 30 लोगों का ग्रुप आया जिसको 30 टायरेंट्स बोलते हैं, इस ग्रुप ने जब रूल चालू किया तो इस ग्रुप के रूल को हम कहते हैं ओलिगार्की। ओलिगार्की। तो प्लेटो ने क्या इवेंट ऑब्जर्व किया बेटा? इवेंट ये ऑब्जर्व किया कि डेमोक्रेसी वॉज रिप्लेस्ड बाय ओलिगार्की। मतलब डेमोक्रेसी ने रिप्लेस करके क्या लाया? ओलिगार्की लाया। ओलिगार्की का क्या मतलब होता है? वो लोग जो वेल्दी लोग होते हैं और पावर को लेकर कैप्चर करके स्टेट को रन करते हैं। तो ओलिगार्की का एक साधारण लैंग्वेज में मतलब ये है, जब वेल्दी लोगों का ग्रुप आ जाए, पैसे वाले लोगों का ग्रुप आ जाए और सत्ता को चलाने लगे, सरकार को चलाने लगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है? ये सबसे बड़ी बात ये है कि उसके बाद जब ये वेल्दी लोगों का ग्रुप आया, ये भी ज्यादा लंबे समय टिक नहीं पाया। इनफैक्ट ये जब आए, इनका रूल भी इतना अनपॉपुलर था कि ये 30 टायरेंट्स को हटाकर फिर से वापस डेमोक्रेसी आ गई। अब ये एक और इवेंट प्लेटो ने देखा कि भाई पहले डेमोक्रेसी थी, वो एक लड़ाई हार गई। फिर उसके बाद ओलिगार्की आई। फिर ओलिगार्की भी लंबे समय तक नहीं चली। फिर उसके बाद जो है डेमोक्रेसी दोबारा आ गई। अब इस कॉन्टेक्स्ट में प्लेटो का ये जो पूरे इवेंट्स थे, अब आप एक चीज सोच के बताओ बेटा, कॉमन सेंस से मुझे, कि प्लेटो अगर इन इवेंट्स को ऑब्जर्व करेगा तो इन इवेंट्स को ऑब्जर्व करने से उसके दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट आएगा? कोई व्यक्ति जो है अगर इस प्रकार के इवेंट्स को ऑब्जर्व कर रहा है तो एक चीज तो क्लियर है ना, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, कि पहली बात, उसके दिमाग पर ये इम्पैक्ट आएगा कि भैया डेमोक्रेसी जो है वो बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल है। बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल है। वल्नरेबिलिटी डेमोक्रेसी की क्यों दिखी? क्योंकि सबसे पहले डेमोक्रेसी जो है वो एथेंस को बेसिकली एक लड़ाई में जितवा नहीं पाई। तो प्लेटो के मन में एक पॉइंट बैठ गया। मन में ये पॉइंट बैठ गया कि डेमोक्रेसी एक वल्नरेबल पॉलिटिकल सिस्टम है। वल्नरेबल पॉलिटिकल सिस्टम है क्योंकि वो मिलिट्री लड़ाई आपको जितवा ही नहीं सकता। अच्छा, अब ये जो प्लेटो ने उस समय एक चीज को विजुअलाइज किया, विजुअलाइज किया कि भाई डेमोक्रेसी वल्नरेबल इसलिए है क्योंकि वो आपको एक मिलिट्री लड़ाई जितवा नहीं सकता, ये आज की डेट में उतना रेलेवेंट नहीं है। क्योंकि आज की डेट में अपेरेंटली वर्ल्ड की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी यूएस एक डेमोक्रेसी होने के नाते ही मिलिटरीली जब लड़ाई लड़ती है तो उसकी मिलिट्री पावर ज्यादा है। तो ये पॉइंट अब आपको पैरेलल में याद रखना है।
कि प्लेटो ने उस समय जो चीज बोली थी, उस समय उसका रेलेवेंस उस समय था, आज नहीं है। यानी कि पॉइंट हम ये कहना चाह रहे हैं कि प्लेटो का ये वाला पॉइंट का आइडिया कि एक डेमोक्रेसी आपको मिलिट्री लेवल पर वल्नरेबल रखेगी, ये यूनिवर्सली वैलिड नहीं है। ये पॉइंट क्लियर हुआ जी सबको, कि ये यूनिवर्सली वैलिड नहीं है। प्लेटो ने ये बात जो उस समय बोली, इसको हम यूनिवर्सल वैलिडिटी के तहत नहीं ले सकते मिलिट्री वाले पॉइंट। दूसरी चीज, प्लेटो ने जो इवेंट ऑब्जर्व किया, उस इवेंट से एक चीज और स्पष्ट हो गई। प्लेटो ने ये देखा कि डेमोक्रेसी में सिर्फ मिलिट्री वल्नरेबिलिटी नहीं है सर, डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी भी है। पॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी ये है कि अगर आप एक मिलिट्री लड़ाई हार जाओ, तो हारने के बाद डेमोक्रेसी इतनी कमजोर हो जाती है कि उसको एक ओलिगार्की रिप्लेस कर देती है, जो कि अभी 30 टायरेंट्स के केस में हमने देखा। तो भाई ये वाला जो ऑब्जर्वेशन प्लेटो का था, मैं कहूंगा फॉर दैट मैटर अगर आप देखो तो ये गलत नहीं है। ये गलत क्यों नहीं है, और ये फॉर दैट मैटर यूनिवर्सल भी है, कि जब जब डेमोक्रेसी के अंदर एक पॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी आई है, तब तब डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा वीकन हुई है। और जब जब डेमोक्रेसी वीकन हुई है, डेमोक्रेसी वीकन होने के बाद नॉट नेसेसरली कि हमेशा ओलिगार्की के कंट्रोल में जाएगी, बट हाँ, अ वीक डेमोक्रेसी इज ससेप्टेबल फॉर इंटरफेरेंस बाय अदर एक्टर्स। ये पॉइंट तो फैक्ट है। अगर हम ये पॉइंट में ओलिगार्की वाले को ना यहाँ पर ले, हम सिर्फ ये कह दें कि भाई ओलिगार्की जो है वो एक मोमेंट पर नहीं आई, मान लो, पर ये बात तो तय है कि अगर एथेंस एक मिलिट्री लड़ाई हारा, मिलिट्री लड़ाई हारने के बाद डेमोक्रेसी कमजोर हुई, और जब डेमोक्रेसी कमजोर होती है तो वो एक्सपोज हो जाती है। यानी कि डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में सबसे बड़ा वीकनेस क्या है, और ये मैं पॉइंट जो बोल रहा हूँ ना बेटा, अब अगर ये आपने आगे जाकर 2 महीने के बाद पॉलिटिकल थ्योरी में, डेमोक्रेसी में, वहां पर प्लेटो का ये पॉइंट नहीं अपनाया, तो फिर नंबर मिलेंगे 0। इसीलिए कह रहा हूँ ये सब चीजें जो है ना, इनको लिखो साथ साथ, क्योंकि यहां पर हम ये कह रहे हैं कि भाई डेमोक्रेसी कमजोर होगी, जो यहां पर प्लेटो ने ऑब्जर्व करी। प्लेटो का ऑब्जर्वेशन ये था कि डेमोक्रेसी की कमजोरी के बाद वो ओलिगार्की में ट्रांसफॉर्म हुई। हम ये कह रहे हैं कि लेट्स नॉट अज्यूम दैट इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू ओलिगार्की, बट व्हाट वी आर सेइंग इज कि अगर डेमोक्रेसी कमजोर हुई, तो एक चीज तो तय है कि सर डेमोक्रेसी वेन एवर इट वीकन्स, इट बिकम्स एक्सपोज्ड, vulnerabilities are exposed. So democracy has this inherent problem. डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सर अ वीक डेमोक्रेसी फॉर दैट मैटर इज नॉट वेरी कंड्यूसिव। सो दैट इज वाई अगर आप देखो तो आप, हम हमेशा ये बात करते हैं और न्यूज़पेपर्स में आप पढ़ते हो, वी शुड हैव अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। ये वर्ड याद आया? ये वर्ड कभी सुना है न्यूज़पेपर में? वाइब्रेंट डेमोक्रेसी क्यों बोलते हैं? क्योंकि डेमोक्रेसी मस्ट ऑलवेज बी स्ट्रोंग। अगर डेमोक्रेसी कमजोर होगी, अब देखो बेटा, आपके आंडू पंडू बाकी जीएस के जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको ये चीजें नहीं समझ आने वाली। वो ये वर्ड न्यूज़पेपर में वाइब्रेंट डेमोक्रेसी पढ़ेंगे भी, लेकिन उनको रजिस्टर नहीं होगा इसका मीनिंग क्या है। पॉलिटिकल साइंस ये चीज आपको देती है। कम से कम अब आपको ये चीज की क्लैरिटी हुई कि अब आप इस मोमेंट के बाद जब भी दोबारा एक अगले साल में वाइब्रेंट डेमोक्रेसी वर्ड पढ़ोगे, आपके दिमाग में प्लेटो आएगा। क्योंकि आपको उस समय ये चीज याद आएगी कि भैया वाइब्रेंट इसलिए बिकॉज डेमोक्रेसी वेन एवर इज वीक इज वल्नरेबल, एंड वल्नरेबिलिटी कैन गो टू दिस एक्सटेंड दैट इट कैन बिकम ओलिगार्की एज प्लेटो हैड रेकमेंडेड, जो उसने देखी हुई। अच्छा, अब तीसरी चीज, प्लेटो ने ये देखा, एक तीसरा इवेंट, कि भैया ओलिगार्की को रिप्लेस करके वापस से डेमोक्रेसी आ गई। अच्छा, जब वापस से डेमोक्रेसी आई तो ब्यूटी क्या थी, कि जब ये वापस से डेमोक्रेसी आई तो उस समय प्लेटो का एक बेसिकली टीचर था जिसका नाम था सोक्रेटिस। प्लेटो का टीचर था सोक्रेटिस। जब ये डेमोक्रेसी वापस आई, तो वापस आने के बाद इस डेमोक्रेसी ने प्लेटो के इस टीचर सोक्रेटिस को बेसिकली जो है एग्जीक्यूट कर दिया। अब उसके क्या कारण थे क्या नहीं, वो बाद में देखते हैं, बट फॉर द टाइम बिंग इतना याद रखो,
डेमोक्रेसी वापस आई, वापस आने के बाद उस डेमोक्रेसी ने सबसे पहले प्लेटो के टीचर सोक्रेटिस को जो है उसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो एक चीज तो तय हो गई सर। और वो चीज ये तय हो गई यहां पर कि जब हम बात करते हैं खास करके प्लेटो की, तो प्लेटो के मन को सोच के देखो कि भाई उसके मन में डेमोक्रेसी को लेकर क्या विचार बनेंगे। कि डेमोक्रेसी कमजोर है, वल्नरेबल है। और सबसे बड़ी बात, डेमोक्रेसी सिर्फ कमजोर और वल्नरेबल नहीं है सर, वो बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जो उसके टीचर सोक्रेटिस को एग्जीक्यूट कर बैठा। लोग बेटा ये प्लेटो के बारे में ना समझते हैं और ना ही इस प्रकार से कोई किताब में आपको प्लेटो को लेकर नॉलेज मिलेगी। अब अगर आपने ये तीन इवेंट्स ऑब्जर्व करे प्लेटो को लेकर, तब आप एक चीज को इन्फर कर पाओगे कि अगर प्लेटो ने डेमोक्रेसी को एक वीक पॉलिटिकल सिस्टम के तरीके से देखा, वल्नरेबल सिस्टम के तरीके से देखा, एक ऐसे सिस्टम के तरीके से देखा जिसने उसके टीचर को एग्जीक्यूट कर दिया, तो नाउ डू यू थिंक इज इट डिफिकल्ट फॉर यू टू इन्फर कि वाई प्लेटो वाज बेसिकली नॉट हैप्पी विद डेमोक्रेसी? अब आपको ये चीज समझ आई कि वाई ही वॉज नॉट हैप्पी विद डेमोक्रेसी? अब आप देखोगे कि जब कार्ल पॉपर आएगा और कार्ल पॉपर जैसा व्यक्ति ये कहेगा कि भाई प्लेटो जो है वो एक टोटलिटेरियन है। वो क्यों ऐसा बोलता है? वो इसलिए ऐसा बोलता है क्योंकि भैया प्लेटो के टाइम पर कुछ ऐसी चीजें प्लेटो ने ऑब्जर्व करी जिसके तहत उसका बिलीफ डेमोक्रेसी में कमजोर हुआ। हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लेटो वॉज नॉट एंटी डेमोक्रेटिक बाय हार्ट, he became anti-democratic because of circumstances democracy produced around him. Now do you understand this point? कि there were circumstances। इसीलिए मैंने आपको क्या बोला बेटा थोड़ी देर पहले कि हर एक स्कॉलर जो है, हर एक थिंकर जो है, वो किसी ना किसी इवेंट को लेकर रिएक्शन देगा। तो जब तक आप वो इवेंट्स को नहीं समझोगे कि वो इवेंट्स क्या थे, तब तक आप उसका रिएक्शन नहीं समझ पाओगे। तो ये चीज क्लियर हुई जी कि प्लेटो का विचार, प्लेटो की सोच डेमोक्रेसी को लेकर अगर नेगेटिव है तो क्यों है, तो ये लोग नहीं समझ पाते, जो आपको समझने की आवश्यकता है। कीपिंग दिस इन माइंड आगे बढ़ते हैं। प्लेटो बेसिकली एक बहुत पावरफुल फैमिली में पैदा हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जिस पावरफुल फैमिली में पैदा हुआ था, उसकी फैमिली कुछ ऐसी थी कि जहां पर जो फादर के साइड थे वो बेसिकली पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे। मदर की जो साइड थी वो बेसिकली लॉ के साइड से जुड़े हुए थे। तो प्लेटो पहली बात तो एक पॉलिटिकल फैमिली में पैदा हुआ, तो पॉलिटिक्स और लॉ उसके लिए एक बहुत ही नेचुरल चीज थी। ऐसा नहीं है कि प्लेटो जो है मतलब बिल्कुल गरीब घराने में गटर की गैस वगैरह निकालने के टाइम पे ऐसी कोई साइंस में पैदा हुआ। तो ही वॉज बॉर्न इन अ फैमिली जहां पर बेसिकली पॉलिटिक्स और लॉ डोमिनेट करते थे। पहली बात तो। दूसरी, सबसे बड़ी बात यह है कि प्लेटो के दो मामा थे। उसके दो मामा थे। मामा का नाम एक का था क्रिटियस और दूसरे का था चार्मीडेस। ये नाम अगर आप ना भी याद रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ अगर आंसर में लिख दोगे तो चार चांद जरूर लग जाते हैं। क्रिटियस एंड चार्मीडेस, ये दो उसके प्लेटो के मामा थे, मदर के साइड के रिलेटिव थे। अब ये जो दो लोग थे ये इसलिए इंपॉर्टेंट थे क्योंकि ये दो लोग वो 30 टायरेंट्स जो हमने अभी बात करी थी ना, उन 30 टायरेंट्स में से दो लोग ये भी थे। तो प्लेटो का आप थॉट प्रोसेस देखो सर। प्लेटो के फादर ओल्ड वाली डेमोक्रेसी से जुड़े हुए थे,
फिर डेमोक्रेसी जब हटी तो उसके मामा जो हैं वो 30 टायरेंट्स के ग्रुप में आए। और फिर उसके बाद जब दोबारा से डेमोक्रेसी आई तो उसके फैमिली मेंबर्स दोबारा से आ गए। तो वो जो तीन इवेंट्स अभी हमने चर्चा करी, एथेंस की लड़ाई जिसमें उसके फादर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे, तो उससे उसके ऊपर प्रभाव पड़ा कि यार पापा कमजोर थे, और इसकी वजह से जो है एथेंस जो है वो स्पार्टा के सामने से लड़ाई हार गया। फिर 30 टायरेंट में दोनों मामा आ गए, कंस मामा। और ये दोनों के दोनों जो थे एक तरीके से आप देखो 30 टायरेंट्स के ग्रुप में थे। 30 टायरेंट्स के ग्रुप में होने के नाते ये लोगों ने भी जिस प्रकार का एक रूल रखा, प्लेटो उससे भी ना खुश था। फिर जब डेमोक्रेसी दोबारा से आई, उस डेमोक्रेसी में प्लेटो ने ये चीज ऑब्जर्व करी कि भैया फिर से वापस मेरे फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व हो गए। तो यहां पर प्लेटो का जो रवैया था वो ये था कि भाई उसने ये कहना गलत नहीं होगा कि पॉलिटिक्स वाज सीन फ्रॉम इनसाइड। अगर हम ये पॉइंट बोले तो ये गलत तो नहीं है कि पॉलिटिक्स वाज सीन फ्रॉम इनसाइड। और ये चीज को अब अगर हम एनालाइज करें तो एक स्कॉलर है GRF फरारी करके, उनका ऑब्जर्वेशन देखो क्या है। उन्होंने ये बात बोली कि जो प्लेटो है भाई साहब, प्लेटो एक ऐसे पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आया जिस बैकग्राउंड में उसने बेसिकली पॉलिटिक्स को बहुत ही ज्यादा प्रेजुडिस्ड नजरिए से देखा। GRF फरारी एक स्कॉलर है सर। उन्होंने प्लेटो के ये वाले बैकग्राउंड को ऑब्जर्व किया। इस बैकग्राउंड को ऑब्जर्व करके उनका मानना ये था कि भाई प्लेटो ने पॉलिटिक्स को एक ऐसे बैकग्राउंड से ऑब्जर्व किया जिस बैकग्राउंड में प्रेजुडिस था। प्रेजुडिस, प्रेजुडिस का मतलब होता है एक नेगेटिव ओरिएंटेशन। प्रेजुडिस का मतलब होता है कि आपने मन में कुछ ऐसे नेगेटिव बिलीफ्स रखे हुए हैं जो रखने नहीं चाहिए। तो GRF फरारी का मानना यह था कि प्लेटो की जो अपब्रिंगिंग थी, उस अपब्रिंगिंग ने ही वो नेगेटिव बिलीफ्स उसके मन में डाल दिए। और कौन से नेगेटिव बिलीफ्स? दो नेगेटिव बिलीफ्स हमने ऑब्जर्व करे, एक डेमोक्रेसी को लेकर, एक ओलिगार्की को लेकर। तो प्लेटो के मन में नेगेटिव बिलीव्स डेमोक्रेसी और ओलिगार्की को लेकर जो थे, ये दोनों के दोनों आज की डेट में GRF फरारी का मानना ये है कि प्लेटो को अभी भी इन्हीं बिलीव्स के कारण उसकी ओवरऑल थिंकिंग इन्फ्लुएंस हुई। अब देखो मैंने आपको क्या बोला सर, कल को आप अगर आंसर लिख रहे हो और आंसर में आपको लिखना है प्लेटो का बिलीफ ऑन डेमोक्रेसी, 99% कॉम्पिटिटर आपके कार्ल पॉपर की बात करेंगे, पर अगर आपने GRF फरारी का मेंशन करा और फिर कार्ल पॉपर पे गए तो आपके आंसर में एक अलग ओपिनियन दिखेगा। और यही डिफरेंशिएशन फैक्टर है आपका। समझ में आई ये चीज आपको? अब दूसरी चीज देखो, यहां पर एक और स्कॉलर आते हैं सर, एक स्कॉलर अब दूसरे आते हैं जिनका नाम है मेलिसा लेन। मेलिसा लेन कहती है कि भाई प्लेटो ने डेमोक्रेसी को देखा, और खास करके एथेंस के डिफीट को देखा। फिर प्लेटो ने ओलिगार्की को देखा। इस ओलिगार्की में उसने अपने ही फैमिली मेंबर्स को देखा कि मामा कैसे चोरी कर रहा है, जो 30 टायरेंट्स वाला ग्रुप था। इन दोनों की ऑब्जर्वेशन की वजह से प्लेटो को, मेलिसा लेन कहती है कि ये चीज क्लियर हो गई कि भाई एक न्यू टाइप ऑफ रूलर चाहिए सोसाइटी को लेकर। न्यू टाइप ऑफ रूलर चाहिए। अब देखो बेटा, आगे हम बात करेंगे कल परसों में प्लेटो की एक थ्योरी जिसको हम कहते हैं फिलोसोफर किंग। प्लेटो ने एक थॉट दिया था, उसने कहा कि भाई रूलर्स को फिलोसफर्स होना चाहिए। फिलोसफर्स डजंट मीन नॉन बायोलॉजिकल बट बायोलॉजिकल फिलोसफर्स। तो प्लेटो ने कहा कि जो हमारे पास फिलोसोफर किंग होगा वही एक फिलोसोफर किंग सोसाइटी में बेसिकली कामयाब तरीके से रूल कर पाएगा। तो प्लेटो का ये जो मानना था फिलोसोफर किंग की थ्योरी को लेकर, अब आप समझिए कि ये आया कैसे।
ये आया इसलिए क्योंकि मेलिसा लेन का ये ऑब्जर्वेशन बड़ा क्रूशल है कि प्लेटो के मन में एक डिसडेन हो गया था। डिसडेन, यू अंडरस्टैंड वर्ड? डिसडेन मीन्स की नेगेटिविटी, हेट्रेड हो गई थी। उसके मन में एक हेट्रेड पैदा हो गई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए यार, ये टाइप का जो लोग हैं, जैसे डेमोक्रेसी हो या ओलिगार्की हो, ये सिस्टम हमें नहीं चाहिए। हमें एक नए प्रकार का रूलर चाहिए। अब वो नए प्रकार का रूलर होगा क्या, वो प्लेटो के मन में अभी नहीं था। पर प्लेटो ने जिस प्रकार से डेमोक्रेसी ओलिगार्की को देखा, वो देख के ये चीज क्लियर हो गई कि कतई ही डेमोक्रेसी और ओलिगार्की के ऊपर चर्चा प्लेटो नहीं करेगा। अब तीसरी चीज यहां पर, कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर कहता है कि भाई प्लेटो की अपब्रिंगिंग में उसको डेमोक्रेसी की वैल्यू रियलाइज नहीं हुई, इसीलिए वो डेमोक्रेसी को हेट करने लगा। कार्ल पॉपर का मानना ये है कि प्लेटो जो है बेसिकली अपनी अपब्रिंगिंग में अगर डेमोक्रेसी को वैल्यू करता, अगर वो डेमोक्रेसी को देखता कि नहीं यार डेमोक्रेसी एक अच्छी चीज है, डेमोक्रेसी एक पॉजिटिव रिजल्ट देती है, पर डेमोक्रेसी को मेच्योर होने के लिए टाइम लगता है। और डेमोक्रेसी में ये जो उसने असेसमेंट बना लिया कि मिलिटरीली, क्योंकि हम एथेंस के सामने, स्पार्टा एथेंस की लड़ाई में हम हार गए, तो बेसिकली मिलिटरीली डेमोक्रेसी आपको कमजोर करती है। कार्ल पॉपर कहता है कि ये कोई लॉजिकल असेसमेंट नहीं है। और ये पॉइंट मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था कि भाई ये पॉइंट कि मिलिटरीली डेमोक्रेसी में आपको हमेशा हार मिलेगी, ये यूनिवर्सलाइज नहीं किया जा सकता। क्योंकि आज की डेट में तो हम ये देख रहे हैं कि मिलिटरीली वो कंट्रीज रिलेटिवली ज्यादा पावरफुल हैं जो रिलेटिवली डेमोक्रेसीज हैं। तो कार्ल पॉपर का उस कॉन्टेक्स्ट में वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और ये पॉइंट आपको यूज करना पड़ेगा बेटा इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी के रियलिज्म में। अब अगर आपने इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरी रियलिज्म में कार्ल पॉपर का मेंशन नहीं किया, तो फिर प्लेटो में मिलेंगे और आईआर थ्योरी में मिलेगा जीरो आपको। क्योंकि ये जो एबिलिटी टू इंटरलिंक है, ये आप कोई नहीं कराने वाला है आपको सर। अगेन एज आई सेड सर, ये चीजें आपको लिखते रहना पड़ेगा, तभी जाकर जब ये रिवाइज करोगे तो ये एबिलिटी डेवलप होगी। और ये किताबों में नहीं मिल सकती सर, जितनी मर्जी किताबें पढ़ लो आप। क्योंकि कार्ल पॉपर क्या बोल रहा है, वही पॉइंट जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि भाई जस्ट बिकॉज आप एक डेमोक्रेसी हो और एक डेमोक्रेसी में आप एक लड़ाई हार गए, एक लड़ाई हारने से आपने ये कैसे इन्फ्लुएंस बना लिया कि भाई सारी डेमोक्रेसीज कमजोर होंगी मिलिटरली। तो कार्ल पॉपर कहता है कि भाई ये एक पॉइंट है जिसमें वो सहमत नहीं है। समझ में आई जी? अब आते हैं जी तीसरी चीज पे। अब प्लेटो की लाइफ में हुआ एक बहुत बड़ा ट्रॉमा। ट्रॉमा ये था कि भाई प्लेटो जो है, उसने बेसिकली 399 बीसी में ऑब्जर्व करा सोक्रेटिस का बेसिकली खास करके एग्जीक्यूशन। अच्छा हुआ क्या था? अब हुआ ये था कि सर देखो, ओलिगार्की जो थी, जब वो रिप्लेस हुई डेमोक्रेसी से, और जब डेमोक्रेसी वापस आई, आप इसको डेमोक्रेसी 2.0 कह लो। जो डेमोक्रेसी 2.0 आई, उसने क्या देखा? उसने देखा कि भाई ये एक व्यक्ति है मार्केट में जिसका नाम है सोक्रेटिस। सोक्रेटिस क्या करता था, वो बेसिकली इंडल्ज करता था एक मेथड में जिसको हम कहते हैं डायलेक्टिक्स। एक सिंपल लैंग्वेज में डायलेक्टिक्स का मतलब होता है क्वेश्चनिंग। सोक्रेटिस जो है, वो हमेशा लोगों को इनकरेज करता था कि आप मुझे बताओ, आपके हिसाब से इसका क्या मीनिंग है। लोग कुछ मीनिंग बोलते थे। अब जब लोग कुछ मीनिंग बोलते थे, फिर सोक्रेटिस क्या करता था, उस मीनिंग को लेकर डिबेट करता था। तो डायलेक्टिक्स में दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चनिंग के साथ साथ क्या था? डिबेट। डिबेट। तो पहले तो हो गया कि भाई आप एक क्वेश्चन से स्टार्ट करो। डायलेक्टिक्स हमेशा एक क्वेश्चन से स्टार्ट होगा कि भाई व्हाट इज द बेस्ट
ड्रिंक टू हैव व्हेन यू आर थर्स्टी। अब कोई कहेगा कि भाई वाटर है, कोई कहेगा जूस है, कोई कहेगा कोकोनट वाटर है, तो एक डिबेट चालू हो गया ना। तो सोक्रेटिस हमेशा क्या करता था, इस डिबेट कल्चर में बिलीव करता था। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या थी सर? प्रॉब्लम ये थी कि डेमोक्रेसी में उस समय ये डिबेट कल्चर बिल्कुल वेलकम नहीं था। और डेमोक्रेसी में क्योंकि ये डिबेट कल्चर उस समय वेलकम नहीं था, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि डेमोक्रेसी में उस समय ओपिनियंस जो हैं वो सीधे सीधे इम्पोज किए जाते थे। और क्योंकि उस समय डेमोक्रेसी में ओपिनियन से सीधे सीधे इम्पोज किए जाते थे, तो एक चीज तो तय थी कि भाई अगर सोक्रेटिस जैसा व्यक्ति यहाँ पर लोगों को ओपिनियन इम्पोज करने के बजाय उसको डिवेलप करने में मदद कर रहा है, फर्क देख रहे हो आप जो मैं बोल रहा हूँ? वो डिवेलप करने में मदद कर रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बेटा? एक होता है कि भाई डेमोक्रेसी में आप डिबेट करके ओपिनियन फॉर्म कर रहे हो। एक होता है कि सोक्रेटिस बोल रहा है कि भाई ओपिनियन अपन डेवलप करेंगे, डिबेट करते हैं कि अगर आप प्यासे हो तो केवल पानी एक ऑप्शन नहीं है, नारियल पानी भी पी सकते हो, आप जो है जूस भी पी सकते हो, आप गन्ने का रस भी पी सकते हो, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। ये एक डिबेटिंग कल्चर है, इसमें कोई ओपिनियन नहीं है, इसमें डेवलपमेंट हो रही है एक डिबेट के बेसिस पे। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम सारी ये थी कि ये डेमोक्रेसी में ये प्रकार का डिबेट कल्चर उस समय बिल्कुल वेलकम नहीं था। और क्योंकि ये वेलकम नहीं था, तो जाहिर सी बात है कि भाई सोक्रेटिस को एक डेंजर के नजरिए से देखा गया। और ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है कि उसको सिर्फ डेंजर के नजरिए से नहीं देखा गया, उसको इनफैक्ट चार्ज किया गया इस पॉइंट को लेकर कि तू भाई यूथ को कर रहा है करप्ट, तू यूथ को करप्ट कर रहा है। और इस चार्ज पे उसको जो है फांसी की सजा सुनाई गई। तो प्लेटो को ये चीज बड़ी बुरी लगी। प्लेटो ने कहा कि यार ये डेमोक्रेसी क्या होती है? ये डेमोक्रेसी वाले कौन है जो आज की डेट में ये बताएंगे कि भाई यूथ को करप्ट कर रहा है सोक्रेटिस या नहीं? अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो सर, और ये मैं आपको डेमोक्रेसी का एक बड़ा ब्यूटीफुल पैराडॉक्स बताऊंगा जो आप पॉलिटिकल थ्योरी के डेमोक्रेसी में भी लिखोगे और जो ऑब्जर्व भी करते हो। डेमोक्रेसी का फाउंडेशन क्या है? फ्री स्पीच। और आज डेमोक्रेसी में कितनी फ्री स्पीच है आप बताओ मुझे सर? जीरो। इनफैक्ट जो कंट्रीज सबसे ज्यादा अपने आप को डेमोक्रेटिक कहती हैं वो आज की डेट में सबसे बड़ी एंटी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। देखो, एक होता है बेटा फ्री स्पीच, बट हम जब भी बात करते हैं फ्री स्पीच की, इट इज ऑलवेज बाउंड बाय सर्टन लिमिटेशंस। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है तो इट इज बाउंड बाय सर्टन लिमिटेशंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी एटसेट्रा। फैक्ट है या नहीं है? तो वी आर सेइंग फ्री स्पीच विद लिमिटेशन। बट प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम ये है कि क्या आज किसी भी डेमोक्रेसी में क्या डिबेट का कल्चर है? नहीं है सर। वी आर नॉट सेइंग फ्री स्पीच एंड लिमिटेशन पॉइंट, वी आर सेइंग द हार्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज डिबेट। आज आप यूएस की डेमोक्रेसी को देख लो सर, पूरी बाइनरी है। बाइनरी मींस या तो आप हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ हो। इंडिया को देख लो, एब्सोल्यूट बाइनरी है, मोर बाइनरी देन फॉर दैट मैटर यूएस। या तो आप बीजेपी वाले हो या आप कांग्रेस वाले हो, आप तीसरा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर सर? दैट कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी which was based on the premise of debate has now vanished altogether. And if that vanishes, democracy will collapse. So are we moving towards death of democracy, end of democracy? ये क्वेश्चन आएगा बेटा पॉलिटिकल थ्योरी में आप। एंड ऑफ डेमोक्रेसी डिबेट। और यहां पर फिर हम बात करेंगे कि एंड ऑफ डेमोक्रेसी डिबेट में कैसे हमारे को इसका रिवाइवल करना है। तो वो रिवाइवल हम बाद में देखेंगे। बट ये पॉइंट याद रखना सर। और प्लेटो के सामने भी यही चीज थी।
प्लेटो ने कहा कि यार ये डेमोक्रेसी आफ्टर ऑल है ही कैसी, जो डेमोक्रेसी मतलब एक आदमी जो डिबेट कर रहा है सोसाइटी में उसको डिबेट को ही नहीं होने दे रही। तो प्लेटो इस चीज से बहुत ज्यादा नाखुश था। दिस इंटायर एक्सप्लेनेशन हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड कि जिस प्रकार से सोक्रेटिस को एग्जीक्यूट किया गया, क्यों उसके एग्जीक्यूशन के बाद जो है प्लेटो डेमोक्रेसी को लेकर इतना नेगेटिव हो गया, क्यों इतना वो नेगेटिव हो गया, ये चीज क्लियर हुई आपको? तो अब यहां पर हमें ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए ये डिबेट के बाद कि प्लेटो ने इस पर्टिकुलर इवेंट के बाद ये बात बोली कि भाई ऑर्डिनरी पीपल अगर वोट करेंगे और वोट करके एक लीडर को लेकर आएंगे, और वो लीडर अगर मान लो एथेंस के अंदर का जो सबसे वाइजेस्ट आदमी था जिसका नाम है सोक्रेटिस, अगर वो उसको ही डेथ दे देगा तो फिर डेमोक्रेसी इज होपलेस। तो प्लेटो ने देखो क्या बात बोली, अब आप समझ रहे हो। प्लेटो ने अभी थोड़ी देर पहले एक चर्चा में बोला था कि भाई ये डेमोक्रेसी और ओलिगार्की का रूल अपने को नहीं चपेगा, अपने को एक नया रूल चाहिए। अब वो नए रूल को एक्सप्लेन करने के लिए उसने एक बेसिस दिया, बेसिस था सॉक्रेटिस। उसने कहा कि जब ऑर्डिनरी लोग आकर वोट डाल के एक लीडर को इलेक्ट कर रहे हैं और एक चोमू सा लीडर इलेक्ट हो जाता है और वो आके सोक्रेटिस जैसे वाइजेस्ट मैन को अगर फांसी की सजा सुनाता है, तो फिर ये डेमोक्रेसी हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। फिर हमारे को रूल चाहिए उन लोगों का जो बेसिकली वाइज लोग हैं, उन लोगों का जो वाइज लोग हैं। अब आप समझ रहे हो कि हाउ प्लेटो इज ग्रेजुअली मूविंग टुवर्ड्स हिज थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग। एकदम से नहीं आ रहा है। फिर मैंने क्या बोला बेटा, एक इवेंट है, इवेंट का एक रिएक्शन है। जिसने ये इवेंट और इवेंट का रिएक्शन समझ लिया वही गेम समझ पाएगा। तो प्लेटो इज नॉट बेसिकली इनहेरेंटली एंटी डेमोक्रेटिक बाय हार्ट। मैं फिर पॉइंट बोल रहा हूं सर। प्लेटोज disdain फॉर डेमोक्रेसी comes because of Plato's events that he witnessed. Plato's disdain for democracy comes because of his reaction to those events. ये चीज समझने की आवश्यकता है बच्चे। तो ये चीज सबको क्लियर हुई यहां पर। अब देखो आगे जी क्या हुआ। अब हम बात करते हैं यहां पर एक स्कॉलर की जिसका नाम है आई एफ स्टोन। आई एफ स्टोन कहता है कि भैया यहां पर जब सोक्रेटिस को एग्जीक्यूट किया जा रहा था तो उस समय सोक्रेटिस जो है उसने ओपनली स्पार्टा को प्रेज किया। अब स्पार्टा कौन था सर? स्पार्टा था आपका एनिमी। एनिमी किसका? एथेंस का। अब एथेंस का जो एनिमी था अगर आप उसको प्रेज करोगे तो आई एफ स्टोन कहता है कि सर आइडियली डेमोक्रेसी में मल्टीपल व्यू पॉइंट होने चाहिए थे, क्योंकि डेमोक्रेसी का एसेंस ही वो होता है। पर आईएफ स्टोन ने कहा कि ये पॉइंट को, मल्टीपल व्यू पॉइंट को रखने के बजाय सोक्रेटिस के स्पार्टा के प्रेज को लेकर सोक्रेटिस को लोग जो है एंटी नेशनल ब्रांड करने लग गए। अब ये शब्द तो आपने सुना ही होगा सर, बड़ा कॉमन है ये आजकल, किसी को भी लग जाता है। मेरे को भी 10-20 बार तो लग ही चुका है कम से कम। मतलब एक डेमोक्रेसी का एसेंस क्या है सर? डेमोक्रेसी का एक एसेंस ये होता है कि सर आप मल्टीपल व्यू पॉइंट्स को एग्जिस्ट होने दो। बट वो मल्टीपल व्यू पॉइंट्स को एग्जिस्ट होने के बजाय आईएफ स्टोन कह रहा है कि जो ये न्यू डेमोक्रेसी आई थी 2.0 वाली, ये बेसिकली क्या कर रही थी? ये बेसिकली किसी भी तरीके से डिफेंड करना चाहती थी सिर्फ अपनी पोजीशन को। और उस पोजीशन को डिफेंड करने के चक्कर में जाहिर सी बात है कि सर वो इस पॉइंट पर थे ही नहीं लेवल पे रेडी कि वो स्पार्टा जैसे को भी बेसिकली उसके प्रेज को सुन पाए।
अब अगर आज की डेट में इंडिया में अगर कोई एनालिस्ट मान लो ये बात बोले कि भाई पाकिस्तान के पास कुछ मिलिट्री कैपेबिलिटी है विच लेट से इज मोर देन दैट ऑफ इंडिया, अगर वो इस चीज को फैक्चुअली प्रूव करे। एक होता है कि भाई आपने हवा में स्टेटमेंट दे दी, एक है कि आप इसको फैक्चुअली प्रूव कर रहे हैं। सो व्हाट शुड बी द आइडियल डिस्कोर्स? आइडियल डिस्कोर्स इज कि बॉस इफ ही इज फैक्चुअली एबल टू प्रूव वी शुड एक्सेप्ट दैट मल्टीपल व्यू पॉइंट, पर वो नहीं होगा। यहां पर आपने ये चीज जैसे ही बोली, चाहे वो जितना मर्जी फैक्चुअल एविडेंस दे दे, एंटी नेशनल। तो ये डेमोक्रेसी का दूसरा वीकनेस याद रखो सर, जो पॉलिटिकल थ्योरी के डेमोक्रेसी में हमें लिखना है कि सर इट बेसिकली इज प्रीमाइज्ड ऑन डिबेट, बट द डिबेट हैज टू बी ऑलवेज बाइनरी, बिकॉज डेमोक्रेसी हैज इवॉल्व्ड टुडे सच कि इट डज नॉट एक्सेप्ट मल्टीपल शेड्स ऑफ ग्रे। पॉइंट समझ आया ये वाला? कि डेमोक्रेसी में आज की डेट में सारा गेम ही अब बाइनरी गेम है, आप यहां हो या नहीं हो। और जो डेमोक्रेसी का एसेंस था कि भाई मल्टीपल शेड्स ऑफ ग्रे एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो गायब हो गया। इसीलिए अभी हमने थोड़ी देर पहले ये बात बोली कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स एंड ऑफ डेमोक्रेसी, डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है जी। तो ये चीज यहां पर समझने की कोशिश करो सर। तो ये जिसने समझा यहां पर कि किस प्रकार से ये बात प्लेटो ने बोली, इसके बाद प्लेटो का ये रवैया लोगों को पहली बात तो क्लियर हुआ। अब सोक्रेटिस के डेथ के बाद क्या हुआ सर, प्लेटो बड़ा परेशान था। तो प्लेटो जो है वो गया, काफी जगहों पर ट्रैवल करके आया। उसमें से एक जगह थी साइराकूज, दूसरी बहुत सारी जगह पे भी वो गया, इजिप्ट गया, इटली गया, सिसिली गया। और जब प्लेटो बेसिकली सारे ट्रैवल के बाद वापस आया एथेंस, तो उसने एथेंस में आकर एक एकेडमी बनाई। और ये जो उसने एकेडमी बनाई, इस एकेडमी में उसने बेसिकली लोगों को सोक्रेटिस के मेथड्स पे ट्रेन किया, अपने मेथड्स इवॉल्व किए। और इस एकेडमी में प्लेटो का एक स्टूडेंट आया जिसका नाम था एरिस्टोटल, जो हमारा अगला थिंकर भी है। प्लेटो खुद सोक्रेटिस का स्टूडेंट था, एरिस्टोटल प्लेटो का स्टूडेंट था। तो ये रिलेशनशिप क्लियर होनी चाहिए। और एरिस्टोटल ने कहाँ पर ज्वाइन किया प्लेटो को? एकेडमी में। एकेडमी प्लेटो ने कब बनाई? सोक्रेटिस के मरने के बाद। सोक्रेटिस के तुरंत मरने के बाद एकेडमी नहीं बनी, सोक्रेटिस के मरने के बाद प्लेटो ने ट्रैवल किया। और ट्रैवल करके उसने दो स्पेसिफिक केसेस को हमने एनालाइज किया है। इजिप्ट, इटली, सिसिली घूम के आया। यहाँ पर जब वो घूमने गया, यहाँ पर उसने मैथमेटिक्स पढ़ी, यहाँ पर उसने इसके साथ साथ जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स को पढ़ा। तो इजिप्ट, इटली, सिसिली में उसका एक्सपोजर अलग था, लेकिन सायराकूज में उसका एक्सपोजर अलग था। सायराकूज में क्या हुआ कि सायराकूज में प्लेटो ने एक किंग को फिलॉसफी सिखाने की कोशिश करी, पर वो किंग ने फिलॉसफी सीखी नहीं। और वो किंग फिलॉसफी सीखने के बजाय बल्कि टायरेंट बन गया, यानी कि वही जल्लाद बन गया। तो प्लेटो ने सायराकूज में जब एक किंग को बेसिकली फिलॉसफी सिखाने की कोशिश करी, उस कोशिश में वो नाकाम रहा। और वो नाकामियत के बाद वो किंग जो है रादर देन फिलोसोफर किंग बनने के बजाय एक टायरेंट बन गया। तो इसके ऊपर बहुत सारी चीजों का एक वो है, असेसमेंट है यहाँ पर। सबसे इंपॉर्टेंटली कार्ल पॉपर कहता है कि देखो, हमें ये प्लेटो के सायराकूज के एक्सपेरिमेंट से समझना चाहिए। हमें क्या समझना चाहिए? हमें ये समझना चाहिए कि सर इंटायर
आइडिया ऑफ फिलोसोफर किंग इज नॉनसेंस। अब देखो ये कितनी बड़ी बात बोली कार्ल पॉपर ने। कार्ल पॉपर कहता है कि देखो, प्लेटो बाहर गया, साइराकूज गया, वहां पर जाकर सो कॉल्ड सिखा के भी आया, सब कुछ करके आया एक किंग को। और जब उस किंग को वो फिलोसफी सिखा ही नहीं पाया, और वो किंग इवेंचुअली टायरेंट बन गया, तो ये बात तो प्रूव हो गई कि भैया ये कोई फिलोसोफर किंग जैसी चीजें नहीं होती। लेकिन इस चीज को यहां पर अगर हम देखें तो जूलिया अनस ने क्या बात बोली फिर। तो जूलिया अनस ने ये बात बोली कि देखो, ये जो किंग था साइराकूज का, ये किंग बेसिकली ऑलरेडी करप्ट था, जो कि रियलिटी थी। और एक करप्ट व्यक्ति ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। इसी रीजन से जूलियानस ने यह बात बोली कि प्लेटो ने इसीलिए एक थ्योरी ऑफ एजुकेशन दी है, जिस थ्योरी में बच्चे को बिगिनिंग से, बर्थ से ट्रेन किया जाता है। अब आप ये डिबेट देख रहे हो बेटा, ये जो दो पॉइंट्स में बट गया यहाँ पर। जूलिया अनस ये कह रही है कि देखो, प्लेटो को आप फेलियर नहीं मान सकते साइराकूज में, कि जस्ट बिकॉज प्लेटो साइराकूज के वो किंग को नहीं सिखा पाया फिलोसफी, तो उसकी फिलोसफर किंग की थ्योरी ही फेल हो गई। हम ऐसा नहीं कह सकते। हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जूलिया अनस बोल रही है कि भाई प्लेटो की एक थ्योरी ऑफ एजुकेशन है। उस थ्योरी ऑफ एजुकेशन में प्लेटो ने ये चीज बोली है कि बच्चे के पैदा होने के बाद जब तक वो 40 सालों का नहीं होता, तब तक एक रिगरस ट्रेनिंग होगी टू आइडेंटिफाई कि वो फिलोसोफर बनने के काबिल भी है या नहीं है। अभी हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ एजुकेशन प्लेटो की, तो आप उसमें देखोगे। थ्योरी ऑफ एजुकेशन में प्लेटो बोलता है कि भैया कोई भी व्यक्ति बाय बर्थ जो है वो एकदम से फिलोसोफर नहीं होगा सर। ट्रेनिंग होगी, टीचिंग होगी। ट्रेनिंग और टीचिंग से ये चीज एनालाइज की जाएगी कि वो व्यक्ति फिलोसोफर बनने के काबिल है या नहीं है। और अगर ट्रेनिंग और टीचिंग से ये बात की काबिलियत पता चलती है कि वो बंदा फिलोसोफर बनने लायक है या नहीं है, तब डिसाइड होगा कि वो फिलोसोफर है या नहीं। यहाँ पर ये व्यक्ति जो साइराकूज का किंग था, ये तो ऑलरेडी भ्रष्ट था। एक ऑलरेडी भ्रष्ट आदमी को आप ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। तो व्हाट इज द की लर्निंग? की लर्निंग इज कि सर, प्लेटोज थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग इज नॉट ट्रांसफॉर्मेटिव इन नेचर। ये पॉइंट समझ आ रहा है सर आपको? नॉट ट्रांसफॉर्मेटिव। ये पॉइंट समझ आया या नहीं आया बेटा? नॉट ट्रांसफॉर्मेटिव। नॉट ट्रांसफॉर्मेटिव इन नेचर का मतलब ये है कि सर, ये प्लेटो का थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग आपको फिलोसोफर किंग बना नहीं सकता है। आप फिलोसोफर हो या नहीं, ये डिसाइड होगा थ्योरी ऑफ एजुकेशन से। तो थ्योरी ऑफ एजुकेशन इज बेसिकली द प्री रेक्विजिट फॉर फिलोसोफर किंग। कल को ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको बावला नहीं होना है वहां पर। प्री रेक्विजिट फॉर फिलोसोफर की थ्योरी ऑफ एजुकेशन। और वहां पर साइराकूज एक्सपेरिमेंट लिखना पड़ेगा आपको। वहां पर लिखना पड़ेगा कि वाई कार्ल पॉपर वॉज रॉन्ग एंड वाई जूलियानस वॉज राइट। कार्ल पॉपर वॉज एब्सोल्युटली रॉन्ग बिकॉज कार्ल पॉपर का ये जो असेसमेंट है कि भाई देखो, वो साइराकूज के राजा को तो बदल नहीं पाया, ये राजा को ही नहीं जब बदल पाया तो फिर फायदा क्या हुआ। ये असेसमेंट ही गलत है सर। तो ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई जी? सो थ्योरी ऑफ एजुकेशन इज द प्री requisite फॉर फिलोसोफर किंग। Theory of education will basically decide whether you can be philosopher king or not. And philosopher king theory is not transformative। यानी कि आप जस्ट बिकॉज कुछ फिलोसफी की दो किताबें पढ़ लोगे तो आप फिलोसोफर नहीं बन सकते सर। ये एक रिजिड ट्रेनिंग प्रोसेस है जिसको आपको गो थ्रू करना है वो फिलोसोफर किंग बनने के लिए। समझ में आई ये चीज आपको? अब ये चीज जब हम देखते हैं तो हमें ये चीज क्लियर हो जाती है कि सर, प्लेटो की जो थ्योरीज थी, जो हमने यहां पर ऑब्जर्व करी, उससे अब एक चीज तो स्पष्ट है सर, कि देवर ऑल इवेंट बेस्ड रिएक्शंस।
इवेंट बेस्ड रिएक्शंस। तो ये चीज क्लियर हुई सबको या नहीं हुई सर? अब बताओ सर, ये पॉल साइंस मुश्किल है? ऑप्शनल इस तरीके से पढ़ना कठिन है सर? इस तरीके से अगर आप ऑप्शनल पढ़ोगे तो आपको लगता नहीं कि नंबर आएंगे सर? सिंपल सी चीज है यार, चीजों को आराम से स्टोरी की तरह समझो। और मैं आपको बता रहा हूँ सर, पूरा ऑप्शनल बहुत प्यार से आप कंफर्टेबली मैनेज कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस दो चीजों पे खास ध्यान देना। पहली चीज जो मैंने आपको बताई, स्कॉलर्स। और दूसरी चीज, इंटरलिंकेजेस। जितने भी आज इंटरलिंकेजेस हमने डिस्कस करे, एक अलग शीट बना के उनको लिखो। जितने भी हमने स्कॉलर्स डिस्कस करे, एक अलग शीट बना के, दो शीट्स रखनी है अब आपने। इंटरलिंकेजेस की एक शीट, स्कॉलर्स की एक शीट। इंटरलिंकेजेस की एक शीट इसलिए आवश्यक है क्योंकि इंटरलिंकेजेस जब आप एक कागज पे लिखोगे, उसको रिपीटेडली रिवाइज करोगे, तो उससे और इंटरलिंकेज की एबिलिटी आपको बनेगी। समझ में आई? एक शीट बना लो पूरी इंटरलिंकेजेस की, एक शीट स्कॉलर की। तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू है, ठीक है जी, प्लेटो को लेकर। तो एक 10 मिनट का ब्रेक लेके फिर 8:15 कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी। अच्छा, 10 मिनट में मिलते हैं जी। 8:15 आई एम शेड्यूलिंग द नेक्स्ट क्लास।